हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले इसके 6 लेक्चर्स पढ़ाए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं केमिस्ट्री के इस अगले लेक्चर को। आज हम लोग को ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल देखना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था, यानी कि रदरफोर्ड ने कैसे एटॉमिक मॉडल को सबके सामने रिप्रेजेंट किया था और ये बताया था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो होता है और वो सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रखता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नेम दिया था। ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज हमें समझना है कि रदरफोर्ड का मॉडल कहाँ पर फेल हो गया, किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और हमें अगले मॉडल नील बोहर के मॉडल के बारे में सोचना पड़ा। ठीक, तो देखिए, रदरफोर्ड का मॉडल या उसके ड्रॉबैक को समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातों को सीखना पड़ेगा जो मॉडल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब तक हम उन पॉइंट्स को नहीं क्लियरली समझेंगे तब तक हमें रदरफोर्ड के ड्रॉबैक समझ में नहीं आएंगे, है ना। ठीक, सबसे पहले हम लोग 1865 में आए। In 1865, Maxwell proposed a theory of electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर एक थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। थ्योरी क्या थी? सिंपली जरा इसको 3 पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो और चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने मान लिया कि वो कैसा नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, और वो अगर रेस्ट में है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज इन अ रेस्ट, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। आपका वेलोसिटी इस पार्टिकल का 0 होगा क्योंकि चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसा चार्ज अपने अगल बगल एक फील्ड बनाता है और जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले मैक्सवेल के इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। उनका कहना है कि हर एक रेस्ट में रखा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अगल बगल का वो इलाका होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री मार ले तो उस पर क्या लगने लगता है, रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन का फोर्स। यानी कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो इलाका जिसमें आ जाने के बाद दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस होता है और या तो रिपल्शन का। अब अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का एक्सपीरियंस होगा, ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं इस डायग्राम के बजाय यहाँ एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक चार्ज पार्टिकल है और उसके अगल बगल ये एक स्पेसिफाइड एरिया है। ये एरिया हम कैसे डिसाइड करेंगे? आप एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने +Q ले लिया, मैंने यहाँ पर इसको रखा, तो इस चार्ज की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है। मैंने इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर रख दिया, अभी भी कोई फोर्स नहीं लगा, यहाँ रख दिया, अभी भी कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे इस बाउंड्री पर पहुँचे तुरंत इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगने लगा, क्योंकि प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी कि ये चार्ज इसको भगाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा रहा है, यहाँ पर भी नहीं लगा रहा है, यहाँ पर भी नहीं लगा रहा है। तो हर चार्ज के अगल बगल एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, एक स्पेशल एरिया होता है जिसके अंदर आप एंट्री मारेंगे तभी आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन का एक्सपीरियंस होगा। यहीं पर अगर मैंने एक -Q कूलम का चार्ज ले लिया होता, -Q, तो ये प्लस उसको क्या कर रहा होता, अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है ना। ठीक, ये अंदर की तरफ इसको खींच रहा होता। तो कुल मिलाकर किसी भी चार्ज के आसपास का वो इलाका जिसमें कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या तो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना पाते हैं? चार्ज जो रेस्ट में रखे हों, है ना। ठीक, ये पहला पॉइंट था मैक्सवेल के थ्योरी का। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था आपका अगर कोई चार्ज बॉडी हो और अब की बार वो
v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो, यानी कि चार्ज इन मोशन। लेकिन कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक। जैसे वो 10 मीटर से चला, चार्ज पार्टिकल ने यहाँ से 10 मीटर से चलना शुरू किया, तो आप उसको अगर 10 सेकंड बाद देख रहे हैं, 20 सेकंड बाद देख रहे हैं, 30 सेकंड बाद देख रहे हैं, तब भी वो उसी स्पीड से जा रहा है। यानी कि टाइम के साथ अपने वेलोसिटी या उसके मॉड स्पीड को कभी भी वो चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे मोशन या फिर इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि टाइम के साथ एक बार जो आप वेलोसिटी गेन कर लें उसमें कोई चेंज ना होने दें, तो हम उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आपने 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो आप 10 मीटर पर सेकंड से ही लगातार नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चले जा रहे हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पर आपको यहाँ सोचना है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की एक और यूनिक बात होती है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के साथ वेलोसिटी को क्या करना? इंक्रीज करना। देखिए, आपने बाइक अगर चलाया होगा तो उसमें एक्सेलरेटर लगा होता है। अगर आप एक्सेलरेटर घुमाएंगे तो स्पीड आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि आपने बाइक को एक्सेलरेशन दिया और टाइम के साथ उसका वेलोसिटी क्या करने लगा? बढ़ने लगा। लेकिन अगर आप उसको घुमा कर एक जगह रोक दें तो फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट, है ना, ठीक। यानी कि जब आप एक्सेलरेशन 0 कर देंगे, ना आप एक्सेलरेशन घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, उसको 0 पर कर दे रहे हैं। आप गाड़ी को एक एक्सेलरेशन देने के बाद उसके एक्सेलरेशन को 0 कर कर उसको यूनिफॉर्म मोशन में चलाना शुरू कर देते हैं। किसी भी पार्टिकल को अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया जाएगा या उसके ऊपर रिटार्डेशन नहीं लगाया जाएगा, तो आपके वेलोसिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड को या वेलोसिटी को टाइम के साथ इंक्रीज करे, और रिटार्डेशन एक इस टाइप का एक्सेलरेशन होता है जो स्पीड को डिक्रीज करे। जैसे आप गाड़ी में अगर एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है। लेकिन अगर आप ब्रेक दबा दें तो ब्रेक दबाने के बाद आपके स्पीड की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ घटेगी, तो मैं कहूँगा आपने बाइक को क्या किया है? रिटार्ड किया है, आपने उसके ऊपर रिटार्डेशन अप्लाई किया है। तो कुल मिलाकर अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं तो मतलब टाइम के साथ उसका वेलोसिटी बढ़ाते हैं, रिटार्डेट करते हैं तो टाइम के साथ उसके वेलोसिटी को घटाते हैं। बाइक को अगर आपने एक्सेलरेशन दिया तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन अगर आपने 0 कर दिया, अब आप उसके एक्सेलरेशन को या एक्सेलेटर को और नहीं घुमा रहे हैं, आपने ये रोक दिया, 0 कर दिया, तो आप एक बार अगर 50 किलोमीटर पर आवर से आपकी बाइक चलने लगी तो 50 पर ही चलेगी, जब तक कि आप एक्सेलेटर को और ज़्यादा ना घुमाएं या और ज़्यादा कम ना कर दें, है ना, ठीक। इन दोनों ही कंडीशंस में आपका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अगर आपने एक्सेलरेटर घुमाना बंद कर दिया है तो आपका वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो मोशन यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में क्या होगा? आपका जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट ही करेगा, क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में भी ये काम कर रहा था। आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के साथ साथ अब वो एक नया काम करने लगेगा। अब वो करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट, यानी कि उसके अगल बगल 2 तरह के फील्ड्स जनरेट होंगी। देखिए, इसमें जो बाहर की तरफ लाइनें रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो सर्कल वाले आपको दिखाए गए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि अब इस फील्ड में अगर आप किसी मैग्नेट को लेकर आएंगे तो वो मैग्नेट भी अट्रैक्ट या रिपेल होगा। यानी कि एक मूविंग चार्ज के आसपास अगर किसी मैग्नेट को आप लेकर जाएंगे तो उस मैग्नेट पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। यानी कि इस सिचुएशन में ये वाला जो चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एक चार्ज को भी अट्रैक्ट और रिपेल करने की पावर रखता है और एक मैग्नेट को भी अट्रैक्ट और रिपेल करने की पावर रखता है। मूविंग चार्ज इन दोनों चीज़ों को डेवलप करता है। कैसे करता है, किस तरीके से करता है, तो हम आगे के चैप्टर्स में सब सीखेंगे। क्लास 12th में इनके लिए स्पेसिफाइड चैप्टर्स हैं, वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अच्छा, 2 पॉइंट्स तो हो गए।
और तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे प्लस चार्ज बॉडी हमारे पास है अभी तक जो हम लेकर चले थे, वो मोशन करे किससे, v मीटर पर सेकेंड से, v मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। लेकिन अब की बार मोशन जो है, चार्ज जो आपका है, चार्ज इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा अब की बार एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है टाइम के साथ या तो वेलोसिटी का बढ़ना या तो घटना। आप 10 मीटर पर सेकेंड से चले, फिर 20 से चलने लगे, फिर 50 से हो गए, फिर मान लीजिए आप घटकर 50 से वापस आ गए 10 पर, फिर आप 10 से 15 पर गए, फिर 25 पर गए, फिर 25 से 20 पर आ गए। तो मतलब टाइम के साथ आप अपने वेलोसिटी को लगातार क्या करते रहिए, चेंज करते रहिए। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट लगातार कर रहे होंगे। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो एक्सेलेटर दिए, स्पीड बढ़ा, फिर आप छोड़ दिए तो स्पीड घट गया, है ना। तो ये लगातार जो स्पीड को वेरिएट करने का या वेलोसिटी को लगातार चेंज करने का जो यहाँ खेल चल रहा है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और इस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होने वाला, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, तो वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, यानी कि अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जनरेट कर रहा है इस तरीके से। और क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। देखिए ये क्या है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये क्या है आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और जो अब एक नया काम होगा वो ये होगा कि इस चार्ज पार्टिकल से क्या एमिट होने लगेगी, एनर्जी। यानी कि 3 काम अब यहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ से क्या निकलने लगेगा, एनर्जी इससे बाहर एमिट होकर आने लगेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप मैक्सवेल के थ्योरी का याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक यूनिफॉर्म मोशन में चलता हुआ चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता हुआ चार्ज जो है वो क्या क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी भी बाहर करता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, जिसमें से हमें ड्रॉबैक समझने के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे इस पॉइंट को। वो क्या क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी का एमिशन, ये 3 काम कर सकता है अगर आपका चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो। ठीक, मैक्सवेल के 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आए हों तो आगे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, ताकि हम जब इस चीज़ को वापस से समझें तो ये ड्रॉबैक को अगर हम लोग वापस से समझें तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला पॉइंट जो हम लोग को समझना है वो थोड़ा समझना है वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास उसका मॉड होता है और इनटू उसका होता है डायरेक्शन, मॉड इनटू डायरेक्शन। तो देखिए वेलोसिटी के मॉड को नॉर्मली लोग स्पीड कहते हैं, यानी कि स्पीड इनटू डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, वेलोसिटी को अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास 3 रास्ते हैं। आप स्पीड को चेंज कर यानी कि उसके मॉड को चेंज कर क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। या आप स्पीड नहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन को चेंज कर भी आप वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों को चेंज करेंगे तब भी आपका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो 3 तरीके से वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, या तो मॉड को बदलकर यानी कि स्पीड चेंज कर, या स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज कर, और चाहे तो आप दोनों को चेंज कर वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है,
सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते वक्त देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है v मीटर पर सेकेंड से। चलिए एक बात समझिए, अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो आप उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे और उसके पास एक स्पीड होगी। मान लीजिए कि इसके पास भी स्पीड है, ये जो v दिए हैं इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आप उसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाने लगे, यानी कि 10 के वैल्यू को चेंज ही ना करें, तो आपका स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए एक पार्टिकल का स्पीड आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से आप उसको घुमा रहे हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड से लगातार क्या कर रहा है, गोल गोल उसके चक्कर काट रहा है। आप स्पीड तो कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में आप क्या कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए लगातार अपना डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो यानी कि वेलोसिटी का भी चेंज आएगा ही आएगा। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यहाँ पर आपके चार्ज को एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, टाइम के साथ आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन को इमेजिन किया है किसी न्यूक्लियस के अगल बगल, और हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में या किसी भी ऑर्बिट में जब चक्कर काटता है या गोल गोल घूमता है, उसके अगल बगल रोटेट करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। किस वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? एक सर्कुलर पाथ पर कोई भी अगर पार्टिकल रोटेट करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट करता है। वो अपने स्पीड को तो कांस्टेंट कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन को कभी भी कांस्टेंट नहीं कर पाएगा, और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं तो आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। और वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं, कौन सा मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यानी कि आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो क्या करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो इस दो पॉइंट को अगर आप क्लियरली समझ लें तो हम रदरफोर्ड के पहले ड्रॉबैक को समझ सकते हैं। पहले ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग, एज इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस as electron in orbit revolve around a nucleus in non-uniform motion। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और अभी अभी मैक्सवेल के 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अगर एक चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, और क्या जनरेट करे, आपका एनर्जी, यानी कि इसके अंदर से एनर्जी निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हम लिखे हैं एज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी। और हमें इसी एनर्जी वाले पॉइंट से मतलब है, मतलब कि अगर आपका एक एटम आप इमेजिन करें और उसके अंदर आप न्यूक्लियस को इमेजिन करें और यहाँ इमेजिन कर लें किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में घूम रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन हमें सबसे ज़रूरी बात समझना है कि ये क्या एमिट करेगा, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा, अभी ये यहाँ दौड़ने के लिए जितनी एनर्जी लेकर दौड़ रहा था वो तो इसके पास अब बची नहीं, क्योंकि इसके अंदर से कुछ एनर्जी क्या हो गया है, कम। तो न्यूक्लियस अब इसको नीचे थोड़ा खींच लेगा, क्योंकि इसकी ताकत थोड़ी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। यानी कि अब ये इस पाथ पर घूमने की बजाय थोड़ा सा नीचे आकर घूमने लगेगा, और क्योंकि अब नीचे आकर घूम रहा है, अभी भी ये सर्कुलर पाथ पर ही है, तो सर्कुलर पाथ पर घूमते घूमते कहीं ना कहीं फिर से क्या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा।
और एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस के और नज़दीक चला जाएगा। धीरे धीरे कर एनर्जी एमिट होते 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 आपका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होकर प्लस माइनस न्यूट्रल होकर एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो एटम के डिस्ट्रॉय होने के कंसेप्ट को हमें समझा रहा है। लेकिन क्या एटम सच में डिस्ट्रॉय होते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं। अगर डिस्ट्रॉय होते तो आज इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे बना होता? भाई हम हैं, आप हैं, हम सभी लोग हैं, हम सब भी तो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हैं। आपके सामने रखा हुआ हर मैटर, हर चीज़ किससे बना हुआ है? इन्हीं एटम से बना हुआ है। अगर एटम ही स्टेबल नहीं रहता तो हम जैसे लोग कैसे स्टेबल बन पाते? तो यानी कि आपके रदरफोर्ड का ये मॉडल पहले चीज़ में तो एकदम पूरी तरीके से फेल हो रहा है। किस चीज़ में? एटम के स्टेबिलिटी को समझाने में। अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग काम करें तो एटम को एक ना एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि उसको क्या होना चाहिए? डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरली ऐसा पॉसिबल होता तो आज हमें इतने सारे कंपाउंड्स स्टेबल फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे होते जो एटम से ही मिलकर बने हुए हैं। तो एटम एक स्टेबल सिस्टम होता है, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल से ये बात प्रूफ नहीं हो सकती कि आपका जो एटम है वो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। अच्छा, अब इस जगह पर आप कह सकते हैं या तो मैक्सवेल सही नहीं कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और या तो रदरफोर्ड सही नहीं कह रहे हैं। तो मैक्सवेल ने उसके प्रूफ देकर रखे हैं, आप उनकी बात को झूठ नहीं मान सकते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के पास इस चीज़ का बिल्कुल भी प्रूफ नहीं था कि वो अपने एटम को स्टेबल कैसे प्रूफ करें। और रदरफोर्ड के पॉइंट के आने के बाद या इस मॉडल के आने के बाद सभी लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी का एमिशन करता है, और अगर एनर्जी एमिशन करेगा तो उसको न्यूक्लियस पर कभी ना कभी जाकर गिरना पड़ेगा। यानी कि एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए नेचुरली भी। तो नेचुरली तो हम लोग को क्या मिलता है? एटम स्टेबल ही मिलता है, जिस चीज़ को आपका रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वो था एटम की स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो देखिए रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग आपके एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, उसको कभी ना कभी तो न्यूक्लियस पर आकर गिर ही जाना चाहिए, जो कि नेचुरली पॉसिबल है नहीं, है ना? ठीक। इसके बाद हम लोग सेकंड लिमिटेशन देखेंगे या सेकंड ड्रॉबैक देखेंगे आपके रदरफोर्ड के मॉडल का, जो कि था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। ठीक है ना? देखिए स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सबसे पहली बात समझिए, अगर आप कहीं पर भी एनर्जी का लेवल लेंगे, है ना? ठीक। तो कहीं पर भी एनर्जी के फॉर्मेशन को उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखने का प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ रिवोल्यूट करता है, या फिर उसके अगल बगल क्या करता है? घूमता रहता है। तो जब घूमता है तो जहाँ जहाँ घूमता है वहाँ वहाँ आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर रह रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एमिट करता है तो वही फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें लाइंस के फॉर्म में मिलते हैं। अगर आपने पुराने ज़माने वाले फ़ोटोज़ या फ़ोटो रील देखे हों तो उन पर जहाँ जहाँ एनर्जी पड़ता था वहाँ वहाँ वाइट पैच पर या फिर वाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते थे। तो पहले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उसी फोटोग्राफिक प्लेट या एक्सरे के प्लेट्स पर उतारा जाता था। तो दिक्कत क्या थी? अगर आप रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम खींचना चाहें तो देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहीं पर भी घूम सकता है, नज़दीक भी, दूर भी, किसी भी जगह पर। यानी कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले ड्रॉबैक लिख लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कांट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है इन रियलिटी, जब किसी भी एटम में या हाइड्रोजन के एटम के लिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल्स खींचे जाते हैं तो वो ऐसे थोड़े दूर दूर मिलते हैं, है ना, उनके बीच में गैपिंग रहती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो गैपिंग क्या होगी, कम होते चली जाएगी। तो ये हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम है जो आपके सामने लिखा गया है। इस तरीके से आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम लाइंस पा सकते हैं और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम लाइन को नाम दिया जाता है H अल्फ़ा, H बीटा, H गैमा, H डेल्टा ETC। आप आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूक्लियस के अगल बगल आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका कहीं पर भी रोटेट कर सकता है, तो स्पेक्ट्रम ऐसे कंटिन्यूअस आना चाहिए था लगातार, उसमें गैपिंग नहीं मिलनी चाहिए थी, है ना। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए था, जबकि ओरिजिनली प्रैक्टिकल कर जब देखा गया तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या मिलता है, डिसकंटिन्यूअस मिलता है, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। ये रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग आपके हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए था, स्पेक्ट्रम। तो आप अगर रदरफोर्ड का मॉडल यूज़ करते हैं तो आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि क्यों ऐसा है कि आपका ये गैप मेंटेन हो रहा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आप न्यूक्लियस के अगल बगल कहीं पर भी गोल गोल घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी पाथ पर चक्कर काट सकता है, बस वहाँ पर रोटेट करने लायक उसके पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं आपके रदरफोर्ड के मॉडल के। इन दोनों ड्रॉबैक्स को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि हम लोग जब नील बोहर के मॉडल को एक्सप्लेन करें तो हमें ये समझ में आए कि नील बोहर ने किस तरीके से इन दो ड्रॉबैक्स को वहाँ से दूर किया था, या उसको आप कह सकते हैं ठीक किया था, है ना। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग आपके नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को समझ चुके हैं। ठीक, अगर आपको इन ड्रॉबैक्स को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, आपके लिए उस चीज़ में थोड़ा सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए आप पीछे के लेक्चर्स रिवाइज़ कर इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को क्लियर करते रहिए और हम जल्दी अगला लेक्चर लेकर आएंगे।